आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे दोस्त। तो क्या हाल चाल। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास जो हम बातें करने वाले हैं ना वो आपका साइंस में टॉप 500 ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा क्लास है। और मैंने आप सबसे वादा किया है ना सर कि ये साइंस में ना ये 500 ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं पूछेगा। और आज हमारा इसका दूसरा क्लास है। हमने इसका पिछले क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव को फोड़े थे और आज की क्लास में फिर हम 50 ऑब्जेक्टिव को फोड़ेंगे। यानी कहने का सेंस है कि आज क्लास को मिला करके पूरा हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को फोड़ देंगे और प्रत्येक क्लास को मेरे दोस्त कोई धुआं धुआं कर देना। बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त कि खुद से खुद में वादा कर लो और इस बार अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल दो मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि हर किसी की आंखों में सपना होता है सर कि शायद अब की बार मेरा बेटा ना घर टॉपर बन करके आए और ये सपना आपको पूरा करना है मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा सर। देखो, सबसे पहली बात है ना क्या कि हम आपको साइंस में टोटल ये 500 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और ये 500 ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछले साल रिकॉर्ड करके दिखाया है सर। आपको पता होनी चाहिए सर मेरे दोस्त कि हमने पिछले साल साइंस में ना टॉप 400 ऑब्जेक्टिव करवाए थे और उतना से बाहर नहीं आया था। अभी भी पूरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाकर के पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला सकते हो। और साथ ही हमने साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाया था और उतना ही से ही पूछा था। साथ ही मेरे दोस्त हमने इस बार जो है ना साइंस में 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों मिला करके। और उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं ना कि इतना से बाहर नहीं पूछेगा। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में आओ सर। तो आज ये हमारा 500 ऑब्जेक्टिव का ना ये कैमा क्लास है, तो ये दूसरा क्लास है, ठीक है। आइएगा, क्लास को आगाज कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं ना कि इसका अगर पिछला क्लास देखना चाहते हो ना तो साइंस के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475 प्लस। अगर सच में आप क्लास 10th की तैयारी करते हो ना तो एक बार मिशन 475 प्लस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है सर। बाकी हम क्लास को आगाज कर देते हैं। आइएगा, कहता है क्या सर, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर ए और बी दोनों बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा अच्छा सा बात मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आपसे पूछेगा ना मेरे दोस्त कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ देता उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ देता आपसे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में ना हमारा काल्पनिक एवं वास्तविक, ठीक है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। हमने क्या बोला है कि उस समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर पूछ देता कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो हमसे पूछा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। आइएगा, हमसे पूछा कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। हमें क्या पूछा है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो किलोवाट घंटा जो होता है ना मेरे दोस्त वो आपको ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ये ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो हमसे बोला किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो विद्युत धारा का नहीं है, समय का नहीं है, ये हमारा किसका, विद्युत ऊर्जा का है। लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, आइएगा सर। 1 वाट बराबर इसी से रिलेटेड है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे में समय, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड, इसको नोट कर लेना। 1 जूल बटे में कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। इसको नोट कर लो। ये पूछेगा कि 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड, ठीक है। ये भी पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है
1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 घंटा में कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। अगर पूरा को गुना कर देंगे तो 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट और प्लस में 3600 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? यहां पे सर ऐसे देखो, इसको लिखेंगे 10 पे पावर कितना 3 लिखेंगे, गुने यहां पे क्या है 3600 है, यही ना है 3600 है, इस प्रकार से है सर। तो अब देखो यहां पे क्या करना ना कि यहां पे 2 जीरो और है, यहां पे 3 जीरो है, तो इसको अच्छा से हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुने 10 पे पावर कितना 5, 10 पे पावर कितना 5 जूल कर देंगे, ठीक है। 36 गुने 10 पे पावर 5 जूल। तो अगर आपसे पूछ दिया होता कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 36 गुने 10 पे पावर 5 जूल होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना सर, VVI मार करके, सर इसको डबल स्टार मार करके क्या कर लेना, नोट कर लेना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 गुने 10 पे पावर 5 जूल, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड। इसको ट्रिपल स्टार मार करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, हमने क्या बोला, सवाल नंबर 3 की तरफ आइएगा, मतलब हमारा ये 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। मेरी बातों को समझिएगा, हमसे पूछा है ना कि ये अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। मेरी बातों से समझना मेरे दोस्त, यहां पे 2 बातें बनती है, ठीक है। हमें बोला अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। मेरी बातों को समझिएगा, हमसे पूछा अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर किस काम में आता है, तो अमीटर को ना विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। लेकिन हमसे यही पूछता कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगर पूछता कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आइएगा सर, आप ये भी पूछेगा धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा किससे मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना कि धारा किससे मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है। तो कहेगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आइएगा, यह भी पूछेगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर आपको वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला है, हमने आपको 3 बातें भी पढ़ाया है सर। कितने बातें हमने पढ़ाया अभी, हमने आपको 3 बातें पढ़ाया, ठीक है। हमने पहला बातें क्या पढ़ाया कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहां पे नोट कर लेना कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, और वोल्टमीटर विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है सर। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 4 की तरफ आइएगा। कहता है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है सर। कहता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना सर, वो कोयला नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, पानी नहीं है। हमारा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। हमारे धरती पे ना ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो हमारा सूर्य है। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगी ना मेरे दोस्त, तो हम सब मर जाएंगे, हम सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। मेरे दोस्त ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए, सुबह को 7 बजे और शाम को 6 बजे। हम आपके वेलकम करने के लिए डेली तैनात रहेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि मेरी सपना है ना कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना, ठीक है सर। आइएगा, सवाल नंबर 6 की तरफ जाइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ना क्या कि
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर कितना होता है? 2F होता है, ठीक है। हाँ, इसी को लिख सकते हैं R/2 बराबर क्या? F। ये कहाँ तुमको दिखाई दे रहा है? F बराबर R/2, ठीक है। ये नहीं होगा सर, ये 2/R है, यानी R बराबर F/2, गलत बात। F बराबर R, गलत बात, यानी R बराबर कितना? 2F, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा जरा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ये मानव नेत्र में जो है ना सर, ये मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो किस भाग पर बनाता है? वो हमारा कॉर्निया पे बनाता है, या फिर आइरिस पे बनाता है, या फिर रेटिना पे बनाता है, या पुतली पे बनाता है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये मानव नेत्र जो है ना, ये मानव नेत्र जो है ना सर, ये मानव नेत्र जो है ना किस प्रकार का काम करता है? तो मानव नेत्र जो है ना वो उत्तल लेंस की भांति काम करती है, ठीक है। ये आपको समझना। ये भी पूछता है कि मानव नेत्र किस लेंस की तरह काम करता है? तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब आइएगा, मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ना, मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमारा वास्तविक बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। ये भी पूछेगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस प्रकार बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा बनाता है, और वस्तु से क्या होता है सर? छोटा होता है, ठीक है। अब पूछेगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनाता है? तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो आपको रेटिना पे बनाता है। तो एक साथ आपको 3 सवाल खत्म। हमने क्या बोला है कि मानव नेत्र किस प्रकार की काम करता है? तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस, इसीलिए मानव नेत्र में हमारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां पे बनाता है? तो वो रेटिना पे बनाता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे? विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे नहीं है, प्रेरित विद्युत धारा पर नहीं है, हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। हमने क्या बोला है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है ना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या? कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, या ये सभी है? देखो सर, हमें बोला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ना, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ना वो आपको कोयला है, ठीक है। कोयला के साथ साथ आपको क्या है? प्राकृतिक मतलब गैस है, ठीक है। प्राकृतिक गैस है। कोयला के साथ साथ हमारा क्या है? कोयला के साथ साथ आपको क्या है? प्राकृतिक गैस है, ठीक है। हमने क्या बोला है सर? ETC। मतलब मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला और प्राकृतिक गैस, ठीक है। आइएगा अगला क्या कहता है सर कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है मतलब उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, या फिर प्रकाश पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या फिर दीप्तमान वस्तु कहा जाता है, या फिर ये सभी होगा। हमें क्या बोला है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। हमने क्या बोला है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ तो चढ़ो न जी। कहता है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, ये सभी। कहोगे सर कि हम तो समझवे नहीं किए मेरे दोस्त कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो मैं आपको एक अच्छी भाषा में बताना चाहूंगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है ना, आप अपने गांव में गए होंगे तो एक होता है झोपड़ी वाला घर, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। तो झोपड़ी वाला घर में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब सूरज की प्रकाश आती है ना तो वो छोटे छोटे छेदों से ना प्रकाश जो होता है ना वो रूम तक पहुंचता है। तो जब वो छोटे छोटे छेद से प्रकाश रूम पहुंचता है ना, जब रूम में लाइट आता है ना, तो वो जहां से जिस छेद से प्रकाश आती है ना वो छेद पर ना देखना तो दम कण इस प्रकार से उड़ते रहता है। इस प्रकार से छोटे छोटे कण क्या होता है? घूमते रहता है, ठीक है। वो झोपड़ी वाले घर में होते हैं, महल वाले घर में नहीं होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? छोटे छोटे छिद्र जहां पे होते हैं उस घर में।
बाजार में नहीं मिलेगा, खेतों में नहीं मिलेगा, ये सभी नहीं होगा, हमारा वो जंगल में मिलेगा, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे होते हैं। तो जब सूरज की प्रकाश पड़ती है ना, तो पत्तियों के अगल बगल में जो होता है छोटा मोटा जगह जो होता है, वहां से जब प्रकाश आती है ना, तो वो टिंडल प्रभाव को वहां पे देखने को मिलता है। तो वो कहां होगा सर? तो ये जंगलों में होगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। सवाल कहता है ना कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तारों का टिमटिमाना किसके अंतर्गत आता है? तो तारों का टिमटिमाना जो होता है ना सर, वो हमारा अपवर्तन का सिद्धांत होता है। गलत बात। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का सिद्धांत होता है, नहीं, सही बात। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। हमने क्या बोला है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना, 13 की तरफ। कहता है सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? हमने क्या बोला है, क्या कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। मेरी बातों को समझिएगा। हमने कहा है क्या कि 1 मिनट में समय कितना है सर? तो समय जो है ना, वो हमारा 1 मिनट है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त, कहने का सेंस है ना कि हमारा जो समय हो गया ना, वो हमारा कितना हो गया? 1 मिनट। 1 मिनट में 120 कूलम्ब की आवेश प्रवाहित होती है, यानी समय कितना हो गया? 1 मिनट। तो 1 मिनट जो समय हुआ उसमें 60 सेकेंड होता है। कितना कूलम्ब की आवेश प्रवाहित होती है? 120 कूलम्ब की आवेश प्रवाहित होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमसे पूछा विद्युत धारा, धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? Q बट्टा टी। क्या होता है? Q बट्टा टी। Q का मान कितना है? 120। समय कितना है मेरे दोस्त? तो 60। 60 को काटेंगे 2 बार में खोपचे में जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि धारा बराबर कितना हो गया? 2 एम्पेयर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। बट ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि सर जब आप जैसे लोग अच्छे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा सर, तो समाज में अच्छी चीज़ आगे उभर करके कैसे जाएगा? एक टीचर मेरे दोस्त आपके लिए कितना मेहनत करता है ना, वो टीचर ही बता सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त आपके तक हम जो कंटेंट लाते हैं ना सर, वो कंटेंट उतनी आसानी से नहीं मिलता है मेरे दोस्त, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो चीज़ों को सपोर्ट करो ताकि आपके वजह से टीचर आगे बढ़े और टीचर आपके लिए मेहनत करे। क्योंकि मेरी आंखों में न सपना है मेरे दोस्त कि आपका नाम टॉपर के वेरिफिकेशन तक पहुंचाना है। मेरी आंखों में सपना है ना मेरे दोस्त कि आपके नाम के आगे टॉपर लगाना है। मेरी सपना है मेरे दोस्त कि आपके वजह से आपके मम्मी पापा का सर ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। वो करके हम रहेंगे। ठीक है सर, आइएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है तो बताइएगा। कहता है किस उपकरण में धना और ऋणावेश का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण है जहां पे धनावेश और ऋणावेश नहीं होता है? मतलब कौन सा उपकरण है जहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इंडिकेट नहीं किया होता है? तो हमारा कुंडली होता है। ठीक है, आइएगा। कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय, किसके समय? हमें बोला है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला 17 नंबर कहता है क्या सर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वो हमारा माइकल फैराडे जी ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे जी ने किया था। तो ये भी पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। तो कब किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे जी ने कब किया था? तो 1831 में किया था। कब किए थे? तो 1831 में किया था। ठीक है, हाँ, ये पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे जी ने कब किए थे? तो 1831 में किया था। ठीक है,
आना। फिर क्या कहता है सर, कहता है कि चुंबकों में सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय मतलब समान जाति, सजातीय मतलब क्या होता है, समान जाति, और समान जाति का मतलब होता है ना मेरे दोस्त कि हमारा चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि माइनस और माइनस चार्ज के बीच क्या होगा, तो सेम जाति में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेम जाति में क्या होता है मेरे दोस्त, तो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और मान लो कि एगो प्लस है और एगो क्या है, माइनस है, दोनों अलग अलग जाति है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो हमसे बोला कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय मतलब सेम जाति के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। आइएगा अगले सवाल, कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन। विद्युत मोटर किसको किसमें परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो किसको किसमें परिवर्तित करता है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गलत बात है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, आपसे पूछा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं AgCl, और AgCl का जो रंग होता है सर वो हमारा कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफेद होता है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर ए। कहता है समीकरण इतना और इतना, अरे भाई रे समीकरण ही गायब कर दिया है, हट पागल आदमी। आओ, कहता है सर किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अच्छा, हमें सवाल बोला है ना कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल रक्त मतलब किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe2O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 23 की तरफ, कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ना वो कितने से कितने बीच के कार्य करता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 पॉइंट से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। हाँ, हमारे शरीर का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, सवाल नंबर कितना, 24 की तरफ सर। मेरे दोस्त आपको समझना पड़ेगा, चीजों को सर सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एकदम अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो कि सर जब तक जिंदगी में पढ़ोगे नहीं तब तक करोगे क्या। सोचो मेरे दोस्त कि वो पिता के सर पे एक अच्छा कपड़ा नहीं होता है सर, और आपको एक अच्छा सा रूम में पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, तो सोचो कि उनकी सपना को पूरा कौन करेगा, पड़ोसी वाला करेगा, नहीं मेरे दोस्त, वो मजा लेगा। सर बस हमारे साथ आप जुड़िए, हम आपकी आंखों में मतलब जो कहता है ना मेरे दोस्त कि एक अलग प्रकार का मैं आपको आंखें में रोशनी दूंगा, आपकी आंखों में खुशियों का आंसू दूंगा, क्योंकि मेरे सपना है ना मेरे दोस्त कि आपके घर में खुशियां आनी चाहिए। बस सपोर्ट करो एकदम सर, जो कहता है ना मेरे दोस्त एकदम हिला के रख दो, ठीक है। हाँ आना, कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन। अब बोलेगा देखो सर, हमें बोला है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, किसका स्तर, तो हमसे पूछा शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है ना वो इंसुलिन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। हमें बोलता है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर जो होता है ना सर, वो 1 पिकोमीटर जो होता है ना वो 10 पे पावर 10 मीटर है, ठीक है। ये हमारा 10 पे पावर -11 मीटर, सॉरी 10 पे पावर, भाई कहाँ से पागल आदमी के पास टाइपिंग करने के लिए हम दे दिए, 10 पे पावर -10 मीटर है, ठीक है। ये 10 पे पावर -11 मीटर है, ठीक है। ये 10 पे पावर -12 मीटर है, ठीक है। ये 10 पे पावर -13 मीटर है, ठीक है। हाँ, तो हमें बोला है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 पे पावर -12 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए सर आइएगा 26 नंबर सवाल की तरफ, कहता है एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एथेनॉल को क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है, तो एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है ना वो हमारा OH है, ठीक है। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
कहलाते हैं। अच्छा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना उससे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना मेरे दोस्त, वो सभी कोई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे दोस्त ये एकदम इजी सवाल है, एकदम आसान सवाल है, और जो सही और सटीक कमेंट करेगा ना तो पक्का अपने साली तेरे नाम कर देंगे। हाँ, अब तो खुश हो गया होगा बकलोल। आ जाना सर। हमने क्या बोला है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी हमारा NaCl होगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना तो इसका PDF जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है, क्या सर्च कर लेना? संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहां पे मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842। फॉलो में, वरना रात के सपने में आएंगे और सिस्टम खराब कर देंगे। ठीक है, आइएगा। कहता है ना सर कि मैदानी परिस्थांतरिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? सर, तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता हमसे पूछा। देखो सर, हमसे क्या पूछा? तृतीय उपभोक्ता। जब तृतीय उपभोक्ता पूछे ना, हमसे क्या पूछा? तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो हमारा सर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्प कहलाता है। ठीक है, अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कितना? तो हमारा 30 नंबर। कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त में जो आयरन की कमी से होता है, रक्त में जो आयरन की कमी से होता है वो टीबी नहीं होता, मधुमेह नहीं होता, वो हमारा एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ना कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो ये हमारा एनीमिया है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? हमें बोला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वापोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, समभोजी पोषण, या इनमें से कोई नहीं। हमने क्या बोला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवक में भोजन की कौन सी विधि है? कवक में भोजन की कौन सी विधि है? तो कवक में भोजन की स्वापोषी नहीं होगा, कवक में भोजन की कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो हमारा स्वापोषी नहीं होगा, ये हमारा मृतजीवी होगा। क्या होगा? मृतजीवी होगा। ठीक है, आइएगा अगला 31 नंबर 32 नंबर की तरफ आइएगा। कहता ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है ना वो हमारा वसा नहीं है, एंजाइम नहीं है, हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑक्सीजन एक हमारा क्या है? हार्मोन है। हमने क्या बोला? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन वसा नहीं है, ऑक्सीजन एंजाइम नहीं है, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑक्सीजन हमारा क्या है? तो हमारा ये हार्मोन है। ठीक है, आइएगा। कहता मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानव में डायलिसिस थैली को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। कहता वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति जो होता है वो आपको 0.03% होता है, और ये लगभग बच्चों को पता होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला कहता है कि नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? ये सवाल आपको बताना पड़ेगा सर। हमने क्या बोला है कि नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? किण्वन नहीं कहते हैं। नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो किण्वन नहीं कहते हैं। नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो किण्वन नहीं कहते हैं। बैनापन नहीं कहते हैं। मधुमेह नहीं कहते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मदा युग्मक के संकलन को हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं। अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक लिंगी पादप है? तो हमारा सरसों एक लिंगी नहीं होगा,
गुड़हल नहीं होगा, पपीता हमारा क्या है, एक लिंगी है। ठीक है, कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो अमीबा में नहीं होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो अमीबा में नहीं होता है, मलेरिया में नहीं होता है, पैरामेसियम में नहीं होता है। तो मुकुलन द्वारा हमारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं। देखो सर, हमसे पूछा ना कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, देखो हमें मेरी बातों को समझना, हमने क्या बोला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो किस प्रकार के जल में होता है। हमने क्या बोला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वो हमारा गंदा जल में होता है। किस प्रकार के जल में होता है, गंदा जल में होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में होता है, तो गंदा जल में होता है। और बोलेगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में होता है, तो वो साफ जल में होता है। हमने क्या बोला है, हमें बोला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो गंदे जल में होते हैं। और अगर आपसे बोलेगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो वो हमें साफ जल में होते हैं। ठीक है, हाँ, हमें बोला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो वो साफ जल में होते हैं। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में होते हैं। ठीक है, हमें बोला है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है साइट्रोफियर में। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कहता है किसी परिस्थैतिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी परिस्थैतिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं क्या, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। कहता है ना एडिनोटिस ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है क्या, तो एटीपी क्या है, तो एटीपी जो है ना सर वो एक प्रकार का ऊर्जा का वाहक है। एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का वाहक है, या फिर ऊर्जा का संग्राहक है, या फिर ऊर्जा का सिक्का है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, स्वापोषी पोषण के लिए, जो भी स्वापोषी पोषण है उसके लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, साथ ही क्लोरोफिल भी आवश्यक है, साथ ही सूर्य की प्रकाश भी आवश्यक है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा, डी, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी इनमें से सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की होती है, प्रोटीन की होती है, ग्लूकोज की होती है, प्रकाश की होती है। हमें बोला कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, हमें बोला प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो वसा की नहीं होती है, प्रोटीन की नहीं होती है, हमारा ये ग्लूकोज की होती है। ठीक है, हाँ, हमें बोला कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की होती है, जहां पे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कहता है कि शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है, शुक्राणुओं का मोचन जो होता है वो कहां होता है सर, तो ये आपको शुक्रवाहिका में होता है। हमने क्या बोला है कि शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है। अगला बोला कि ओजोन परत के अवक्षय में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखो सर, हमारा ओजोन परत के अवक्षय में अगर क्रीम फॉग फ्रीज का इस्तेमाल करोगे तो CFC गैस निकलता है। हमने क्या बोला है, क्रीम फॉग फ्रीज का इस्तेमाल करोगे तो CFC गैस निकलता है, जो ओजोन परत के क्षेत्र में चला जाता है, जिसका अवक्षय से त्वचा में कैंसर रोग की प्रभाव पड़ती है, जिससे मोतियाबिंद होता है, जिससे उत्परिवर्तन होता है। यानी कहने का सेंस है इनमें सभी होगा। ठीक है, क्या होगा, इनमें सभी होगा। अगला कहता है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें, DNA अणुओं में। यानी कहने का सेंस है DNA अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है कहां पे, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, या फिर हमारा डी नंबर ऑप्शन, इनमें सभी। देखो हमें बोला शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो ये वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। अगला कहता है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी
का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सॉरी, रॉबर्ट ने हुक को नहीं सर, गेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। ठीक है, कहेगा किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो गेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये सवाल सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। साथ ही मेरे दोस्त ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मेरा मकसद है आपको खुश रखना, मेरा मकसद है आपके घर में मतलब खुशियों का आंसू देना। मेरा मकसद है मेरे दोस्त कि आपके नाम के आगे टॉपर लगाना। ये सब कुछ का मकसद है मेरे दोस्त, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में। बाकी थैंक यू, लव यू।